A very good morning and Jai Hind to all. This is my next lecture on the Indian polity. आज हम इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने पहले प्रीएम्बल कर चुके हैं एंड आज हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सबसे पहले बनी थी, जिसने फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की डिमांड रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, वो किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अराउंड 1934 में एम.एन. रॉय, वहां से ये गेम स्टार्ट होती है एंड 34 के बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आते हैं हमारे पास। 34, 38 में जवाहरलाल नेहरू पुट करते हैं, देन वी कम विद द अगस्त ऑफर जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है। फाइनली वी हैव इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947। उसके बाद डोमिनियन ऑफ इंडिया का स्टेटस दिया जाता है एंड देन फाइनली 1950 के बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली इनेक्ट कर देते हैं, एक्शन में ले आते हैं, वी बिकेम द इंडिपेंडेंट इंडिया। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से हर साल एक क्वेश्चन आपको, एक से दो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे सीडीएस के। प्लस मैं आपको बता देता हूं हर चैप्टर को करने से पहले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपको कमेटीज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, बहुत सी फंडामेंटल राइट्स पे कमेटी बनी, तो उन कमेटीज के चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन, जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया गया उसको डेकोरेट किसने करा, कैलीग्राफर कौन थे, वो तो इवन केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था नंदलाल बोस कि इनको फाइनली डेकोरेटेड किसने किया। हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन का आया था वो किस तरीके से आया, उसके कैलीग्राफर कौन थे, उसको डेकोरेट करने वाले कौन थे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन किस तरीके से होते थे, क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट होते थे, क्या वो पार्शियली इलेक्ट और पार्शियली नॉमिनेट होते थे, फर्दर किस तरीके से इलेक्शन किया जाता था, वेदर अ एफटीपी प्रोसेस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हम अपने राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के इलेक्शंस में यूज करते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने अटेंड नहीं किया था, फॉर एग्जाम्पल जिन्ना और महात्मा गांधी दूर रहते थे, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा सा इन्फर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जस्ट एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी स्टार्ट हुई, उसके कितने मेंबर्स थे, मेंबर्स के बाद उसकी एक कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी एंड फाइनली रिकमेंडेशन के बेस पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, जिसको बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए गए। प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हमारे पास 9 दिसंबर 1946 को होती है, ये डेट दिमाग में घुसा लेना। फर्दर 11 सेशंस होते हैं उसके एंड फाइनली नवंबर 11 1948 जो 11th सेशन था, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। हमारे पास 26 जनवरी रिपब्लिक डे 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एन एक्शन। ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं, एडॉप्ट और एक्शन। एडॉप्ट कब किया, अंबेडकर दिन वाले दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर वाले दिन, ठीक है। अब इसमें जब आप लक्ष्मीकांत में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब भी आप अपने सोर्सेज से, तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी इन बुक्स में कि इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी रहा है। 15 वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है सिविल सर्विस में, बट मैं आपको यहां पर वो करवा देना चाहता हूं कि वो कौन थी, 15 मुस्लिम्स थी, 15 वुमेन थी, बिकॉज इन 15 वुमेन का नाम भी पेपर में आ सकता है। सो आपको मेक श्योर, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, पॉलिटी में आपको इस तरीके से करवा दूंगा कि आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन प्लस कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन गलत ना हो। गलत बिल्कुल नहीं होगा, बस जो मैं आपको करवा रहा हूं साथ आप ये सारे के सारा लेक्चर प्लस साइड बाय साइड आप लक्ष्मीकांत की रीडिंग करते रहिए और करंट अफेयर न्यूज़पेपर को साथ साथ पढ़ते रहिए। जस्ट कनेक्ट द थिंग्स, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। मिशन 25 20% नंबर जो हमें लेने हैं अपने एग्जाम में।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे, एंड यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी JNK में तंग कर रही थी। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी साथ में बता देता हूं कि ये जम्मू कश्मीर, सो दैट आपको करंट अफेयर से कनेक्ट कर सको। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में अगर कहूं तो 1934 में MN रॉय जो थे मेंबर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक डिमांड रखी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए इंडिया के लिए। ठीक है, ये यहां से बेस स्टार्ट हो गया था टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्दर इसको पुश मिला 1935 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। आपको पता होगा, अगर ये क्वेश्चन आए जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन जो बोरो किया गया है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर विल बी 1935। सेकेंड क्वेश्चन 1935 पे क्या आता है? 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, 15 अगस्त अभी आने वाली है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने 49 में, एक्शन में आया 1950 में। क्वेश्चन आता है 47 से 49, तब तक जो डोमिनियन ऑफ इंडिया था वो किसके बेस पे चल रहा था? कोई लीगल उसको स्टैट्यूट दे रहा था कि किसके बेस पे चल रहा था? तो आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस क्वेश्चन को वो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में माउंटबेटन प्लान 3 जून को भी न्यूज में देते हैं, ऑप्शंस में देते हैं। तो 3 जून इज नॉट अ राइट आंसर, दैट इज अ माउंटबेटन प्लान, जिसने फाइनली इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, एंड पाकिस्तान जो पहले टर्म थी पाकिस्तान, ये आपको दिमाग में, आपको ये भी बता देता हूं, ये टर्म साथ साथ, the term was Pakistan coined by रहमत अली। मोहम्मद रहमत अली ने क्वाइंट की थी, जिन्ना ने नहीं की थी। एंड पाकिस्तान में P स्टैंड फॉर द पंजाब रीजन, जिसका ईस्टर्न पंजाब आज हमारे पास है, वेस्टर्न पंजाब पाकिस्तान के पास है। A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान हमारे पास, ठीक है, जिसका पहले नाम अफगानिस्तान था पाकिस्तान की तरह। फर्दर I ऐड करा गया दोनों में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो टू ईज द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज के स्टैंड फॉर द कश्मीर, जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है ऑफ इंडिया, आर्टिकल 370 जो अभी चेंज किया गया। नेक्स्ट इज द सिंध, तान TAN स्टैंड फॉर द बलूचिस्तान। सो पहले टर्म थी पाकिस्तान, उसको चेंज कर दिया गया टू ईज द प्रोनाउंसिएशन, आई ऐड करा गया इन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इट बिकम्स द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये पता हो, इट वॉज क्वाइंड बाय रहमत अली, नॉट बाय द जिन्ना, बिकॉज सबको जिन्ना याद रहता है, तो प्लीज मेक श्योर इट इज अ पाकिस्तान। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ओके, अब सीक्वेंस बताता हूं। 1934 सबसे पहले हमारे पास MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी थी। ये क्वेश्चन पता हो कि सबसे पहले डिमांड कब उठी। सॉरी, नेक्स्ट इज 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस वक्त फिर दोबारा से डिमांड रखी गई टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नेक्स्ट 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 15 वुमेन में से एक वुमेन थी, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट कर आई थी। ठीक है, तो आपको पता हो, जिसका अभी एट प्रेजेंट 76th सेशन चल रहा है। क्लियर? सो 38 के बाद सीक्वेंस होता है हमारे पास 1940 द अगस्त ऑफर। यह हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी करेंगे। अगस्त ऑफर, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब रखी गई, आंसर विल बी 1934 MN रॉय। देन सेकेंड आया कि कब इसको मान लिया गया डिमांड को कि भाई हम तैयार हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, अंग्रेजों ने कहा, बिकॉज 38 के बाद मेजर इवेंट स्टार्ट हुआ था 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एज यूजुअल यहां पर अंग्रेजों को पता था कि हमें इनकी सपोर्ट की जरूरत है। हरदम आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा कि वो क्या करते आए थे कि कुछ भी उनके एंटी होता था, वो एक चीज फेवर में लेके आते थे इंडिया के और कहते थे हम ये कर देंगे प्रोवाइडेड आप हमें इस चीज में पार्टिसिपेट कर दो। तो 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। सेकेंड 1939 के लिए एक आपको चीज बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस सेशन त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 मॉडर्न हिस्ट्री।
1939 में हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद उनको यहां पर इंडियंस की पार्टिसिपेशन की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बाद आपकी ये डिमांड मान लेंगे एंड विल गिव यू सम डोमिनियन स्टेटस। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया, ठीक है। तो गांधी जी ने यहां पर कहा कि यहां पर अब हमें फाइनली स्टेटस चाहिए ही चाहिए। तो 40 में अगस्त ऑफर आता है जहां पर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मान लिया जाता है। सो क्वेश्चन कब हुआ? 34, 40 मान लिया गया। इसके बाद 1942 में अराउंड हमारे पास एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। सबको पता होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार हैं, कि हम दो सेपरेट बना देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दो ऑटोनोमस स्टेट्स बना देते हैं अलग अलग, बट वो चीज नहीं मानी गई। देन फाइनली 1946 में हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान आता है अराउंड इन द मार्च मंथ, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट आई इन द मई में। ओके, अब कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके लिए, कैबिनेट मिशन प्लान, इसके लिए एक कोडवर्ड आपको याद रखना है कि इसके मेंबर्स कौन थे। तो पंजाब में आपने एक फेमस स्टेडियम सुना होगा, पीसीए स्टेडियम मोहाली का, जहां पर क्रिकेट के मैच होते हैं। तो कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स थे। फर्स्ट, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। C stand for the Cripps and A stand for A.Z. Alexander। तो PCA स्टेडियम कनेक्ट, जब भी स्टेडियम को देखना कैबिनेट मिशन प्लान याद रहे, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड A.C. Alexander। दिस इज अ चिट कोड फॉर आवर कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान फेवर में था यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बट मुस्लिम लीग को, मुस्लिम्स को ये पसंद नहीं आया। मुस्लिम लीग इसके थोड़े से फेवर में नहीं था। ओके, तो मुस्लिम लीग ने, अभी हम आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स को भी अटेंड नहीं करा लेटर ऑन, ठीक है, एंड वो इससे दूर ही रहना चाह रहे थे। सो हायरार्की इज, अगर क्वेश्चन आए सबसे पहले डिमांड कब रखी गई? 1934। नेक्स्ट हमने किया एक्सेप्ट कब हुआ? 1940 अगस्त ऑफर। अगर क्वेश्चन आए हु कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान, नॉट अ पाकिस्तान, पाकिस्तान अगेन सिंह, तो रहमत अली, ठीक है। लेटर ऑन आई वाज एडेड टू ईज द प्रोनाउंसिएशन इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इट बिकेम द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी तक इतना क्लियर है। सेकेंड, जो ये 15 वुमेन है, मैं इनके नाम स्पेशली लिख के लाया हूं आज, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं दे रखे, बट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें से एक लौती मुस्लिम वुमेन भी थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी मुस्लिम वुमेन थी। सीडीएस में नहीं आया है ये, अभी तक यूपीएससी के एक पेपर में आया था, बट आई वांट टू मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये ना लगे कि सुमित सर ने नहीं करवाया है। आपको ये बिल्कुल 110% क्लियर हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए, हमारा टिक लगना चाहिए वहां पर, राइट। क्लियर? सो अभी तक का ये सीक्वेंस था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लेट्स स्टार्ट द नाउ मेन टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे। ओके, बिफोर दिस व्हेन एज आई सेड टू यू कि जम्मू कश्मीर का आपको मैं बताता हूं कि जम्मू कश्मीर में अभी क्या हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात चल रही है, इसलिए मैं इसको कोऑर्डिनेट वहां से कर रहा हूं कनेक्ट। पहला तो आपने न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ा होगा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया है, तो प्लीज इस भ्रम में ना रहें, ये आपको तंग करने के लिए पेपर में आ सकता है। 370 हैज नॉट बीन एब्रोगेटेड, इट हैज बीन अमेंडेड। अमेंड क्या करा गया है कि पहले वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, तो अभी तक क्या कहा था कि 370 में जो टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो टेम्परेरी नेचर पे हैं, राष्ट्रपति उसे कभी भी बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड विद द कंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जीएनके। क्लियर? बट यहां पर बार बार सवाल उठता था कि 1966 में वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वैनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो कौन इस पे एक्सेप्टेंस देगा? तो अभी तक सब शांत बैठे थे। अब यहां पर क्या करा बीजेपी गवर्नमेंट ने, पहले वहां पर गवर्नर रूल लगाया एज पर द जीएनके कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वहां पर उन्होंने पहले गवर्नर रूल को लगाया। क्लियर यहां तक? अब गवर्नर रूल 6 महीने तक अगर वहां पर अगर कुछ भी ठीक नहीं होता है, पीस रिस्टोर नहीं होती है, तो उसके बाद अगला रूल होता है वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा अंडर आर्टिकल
356, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर और इट्स ओन ऑल्सो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। ओके, अब गवर्नर रूल जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन ये स्क्रैप हो गया। अब यहां पर क्या करा प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को चेंज कर दिया विद लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे मेन आर्टिकल 370 में करा ही ये है, एब्रोगेशन इज नॉट नोवेयर इन द न्यूज, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली से। इसका क्या मतलब हुआ? अब 356 में अब यहां पर हमने प्रीएम्बल वाले अपने जो हमने किया था उसमें एक आर्टिकल मैंने आपको कराया था, आर्टिकल 3 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई भी नया स्टेट बनाना है, कोई यूटी नहीं बनानी है, कोई यूटी को जोड़कर नई यूटी बनानी है। फॉर एग्जांपल दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली दोनों को मिलकर एक नई बन गई है। अभी पहले 9 यूटीज थी, अब 8 यूटीज है। ओके, किसी स्टेट का नाम चेंज करना है। ओके, हमें कोई पार्ट अपना देश से दूसरी कंट्री को देना है, आर्टिकल 3 कवर करता है, ठीक है। बट यहां पर अगर किसी का जब नाम चेंज करना है या नया स्टेट बनाना है तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पहले राष्ट्रपति बिल को भेजते हैं एंड फिर वहां से वापस आता है बिल एंड देन राष्ट्रपति उसको आगे प्रोसीड करते हैं। एंड ये कोई भी ऐसा बिल जो होगा विद प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट से पूछ के इंट्रोड्यूस होगा, लाइक द मनी बिल, बजट। ओके, अब यहां पर क्या करा, सरकार को यह पता था कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी डिसॉल्व बैठी है, तो यहां से कुछ रीजन आएगा ही नहीं वापस आंसर। तो ये वापस राष्ट्रपति के पास गया एंड उन्होंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर है नहीं, तो हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144th बर्थ एनिवर्सरी 31 अक्टूबर 2019 को उस बिल को लेकर आए एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी का स्टेटस दे दिया गया। उसमें से जम्मू कश्मीर को एट पार रखा गया विद दिल्ली एंड पुडुचेरी। दैट मींस यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई ऑन द सेम लाइंस ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। मेक श्योर, एसएसबी में बहुत बार पूछा जाता है, न्यू दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द दिल्ली। दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है न्यू दिल्ली। सो दिस वाज हैपन ड्यूरिंग द 375 अगस्त, जो लकी डे है, जिस दिन हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया हॉकी में, उस दिन अयोध्या डिस्प्यूट सॉल्व हुआ एंड उसी दिन हमारे पास जम्मू कश्मीर के जो टेम्परेरी प्रोविजंस थे वो हटा दिए गए। बट अगर क्वेश्चन आए पॉलिटी से रिलेटेड, मेन क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड को चेंज कर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 3 को यूज करा गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स यूटी, एंड आर्टिकल 3 का यूज कर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑलरेडी डिसॉल्व थी, इसलिए उन्होंने वहां पर उन दोनों को यूटी का स्टेटस दे दिया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बिकेम द न्यूली एडेड यूनियन टेरिटरी। क्लियर? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको साथ साथ करवा दिया है जेएनके। ऑल्दो इसके लिए एक अलग से हम एक पूरा का पूरा लेक्चर लेंगे जिसमें जेएनके का प्रॉपरली हम सब कुछ करेंगे। बट अब आपको ये पता हो कि जितने भी लॉज हैं सेंटर के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, विल अप्लाइज टू द जम्मू कश्मीर। फॉर एग्जांपल, पहले हमारे पास था इंडियन पीनल कोड, पर वहां पर चल रहा था रणबीर पीनल कोड, उनका पर्सनल। अब देयर इज नो रणबीर, देयर इज नो शाहरुख, ओनली आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। नाउ जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दे वर्क अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमारे पास। नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसके स्टैटिक पार्ट पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले 3 फैक्ट्स याद हो गए। 1934 सबसे पहले डिमांड रखी गई, 1940 अगस्त ऑफर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये 2 डेट्स याद रखनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 15 वुमेन थी, कौन कौन सी थी अभी नाम आने वाला है। फर्स्ट मीटिंग याद रखनी है इसकी 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, पेपर में डायरेक्ट आएगी, 9 दिसंबर 1946। Clear? Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Mission Cabinet Plan. कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो आया था। कैबिनेट मिशन प्लान में कौन मेंबर्स थे याद रखने हैं, पीसीए स्टेडियम, उसका क्रिकेट का पैट्रिक लॉरेंस, सी स्टैंड फॉर द क्रिप्स, ए स्टैंड फॉर द अलेक्जेंडर। ओके, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। क्वेश्चन आता है इसमें से कि टोटल कितनी थी, 389। इस 389 में से भी आई थिंक 296 और 73
इसमें 93 डिस्ट्रीब्यूटेड थी। 296 जो थी ये हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंस की आएंगी और 93 हमारे पास आ रही थी प्रिंसली स्टेट्स की। ये ब्रिटिश प्रोविंसेस कितने थे? यहां पर 11 आ रहे थे, ठीक है। 296 इसमें से भी 292 जो थे वो हमारे पास आ रहे थे 11 प्रोविंसेस से, और जो 4 सीट थी हमारे पास वो आ रही थी कमिश्नरेट स्टेट से, जिनका कोड वर्ड याद रखना है आपको ABCD। 296 389 में से 296 जो थी हमारे पास प्रोविंसेस से आ रही हैं। 93 प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजाओं वाले, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ उस टाइम पर थे, हैदराबाद, ठीक है। अब इन 296 में से भी 292 जो थे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंस थे, वहां से आ रही थी। 4 सीट्स जो थी वो हमारे पास कमिश्नरेट सिस्टम से आ रही थी। ऑल दो ये पेपर में नहीं पूछी जाती है बट स्टिल आपको पता हो, और ये 4 स्टेट्स जो कमिश्नरेट थे उसका कोड वर्ड है ABCD। A स्टैंड फॉर अजमेर, अजमेर मेरवाड़। B स्टैंड फॉर ब्रिटिश बालूचिस्तान। देन फॉर एग्जांपल D stand for here Delhi, and ABCD these were the districts under the 4 of commissionerate ground। तो ये हमारे पास C stand for the कुर्ग, सॉरी मैं इसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा था। C stand for the कुर्ग, ABCD। A stand for अजमेर मेरवाड़, B stand for ब्रिटिश बालूचिस्तान, C stand for कुर्ग, D stand for दिल्ली। ये 4 हमारे पास आ रहे थे कमिश्नरेट वाले। सो 389 टोटल थी, उसमें से हमने कर लिया 296 और 93 प्रिंसली स्टेट से। ये अगर फर्दर डिवीजन आ जाए तो आपको ये पता हो। Out of this 296 were to be allocated to the British India and 93 with the princely states। And in 296 में से भी 292 11 प्रोविंस का गवर्नर्स प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम द कमिश्नरेट, जिसके लिए कोड वर्ड हमने किया ABCD। Each of the province and princely states were to be allocated seats in proportion to their respective population। ये मिलियंस के लिए किया जाता था कि 10 लाख पर 1 सीट, ओके। तो इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करी गई थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट, सीट्स वर एलोकेटेड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आया है बहुत बार। सीट्स एलोकेटेड, और ये किस फॉर्म में आया है? जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास 1 2 1 3 4 उस वाले में ये स्टेटमेंट दिखेगी आपको। सीट्स एलोकेटेड टू द ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिसाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज। 3 कौन कौन सी थी? मुस्लिम्स के बीच में 6 एंड द जनरल मींस एक्सेप्ट दिस 2। इन तीनों के बीच में हुई थी इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो आपको ये तीनों याद रखनी है, मुस्लिम, सिख एंड द जनरल दिस एक्सक्लूडिंग ऑल दिस 2। तो इसमें बेसिकली कौन कौन सी थी? मुस्लिम थे, सिख थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियन थे, शेड्यूल्ड कास्ट थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, ट्राइब्स थी, ठीक है, तो क्रिश्चियंस थे, ये सब थे। यहां पर टोटल 8 कम्युनिटी थी यहां पर टोटली। 10 पार्टीज ने पार्टिसिपेशन किया था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट 208 जीती थी एंड सेकेंड नंबर पर मुस्लिम्स ने जीती थी। फर्दर 8 कम्युनिटीज थी, वो 8 कम्युनिटीज मैंने आपको अभी बताई हैं सारी, एंड इन सब ने पार्टिसिपेशन किया था। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ईच कम्युनिटी were to be elected by the members of that community in the provincial legislative assembly, जो assembly थी, and voting was to be done by the method of proportional representation by means of single transferable vote। यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। ये क्या होता है अभी लेट्स अंडरस्टैंड इजली। ये ऑल दो प्रेजेंट के टॉपिक में भी आएगा, बट मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में डाउट ना रह जाए, तो साथ साथ आपको ये समझ में आ जाए। पहले तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में सिस्टम यूज कौन सा करते हैं हम, FPTP। वर्ड से क्लियर है, फर्स्ट पास द पोल, जो पहले उसको क्रॉस कर जाएगा वो जीत गया। फॉर एग्जाम्पल टोटल 100 वोट थी, ठीक है, सीट्स थी। एक को 25 सीट आई, एक को 26 आई, एक को 22 आई, एक को 27 आई, मान लो, बहुत माइनर डिफरेंस लेके चलता हूं मैं, ठीक है। अब इंडिया में सिस्टम यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट पास द पोल, कि जो पहले क्रॉस कर जाएगा वो जीत गया, इररिस्पेक्टिव उसको परसेंटेज ऑफ वोट्स कितने मिल रही हैं। कई बार क्या, बहुत ही बार ये होता है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स जो होती हैं वो ज्यादा मिल रही हैं बट सीट्स कम जीता है। क्लियर? तो यहां पर विनर कौन हुआ? 27 वाला। बेशक वो 1 से जीत गया, 1 वोट से, बट वो विनर होगा।
यही सबसे बड़ा यहां पर डिसएडवांटेज है इंडिया में। इसका एडवांटेज क्या है? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेजर, कि भाई हर बंदे को आराम से समझ में आ रहा है कि भाई इस तरीके से सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो बीजेपी में मतलब ये मान लो कि बीजेपी के पास कई बार ऐसा हुआ है कि ठीक है वो एक से ही जीत गए। ऑल्दो यहां पर हो सकता है कि इसको प्रपोर्शन रेशियो में ज्यादा वोट्स मिली हो, बट ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर। अब इसका किस तरीके से यूज होता है आपको पता है, हर इलेक्शन में कास्ट बेस्ड इलेक्शंस हो जाते हैं ना कहते हुए भी, बैकग्राउंड में असलियत तो यही है। ठीक है, तो अब इस वाले केस में क्या होता है, मान लो इस 27 इनको पता है कि यहां पर एक पर्टिकुलर कास्ट XYZ रूल कर रही है, तो सरकार क्या करेगी, पार्टी क्या करेगी, जानबूझ के ऐसे ही कैंडिडेट को लेकर आएगी। जब उसको पता है कि खाली इसकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही हमें जितवा सकती है, तो हम बाकी जगह पे क्यों जाएं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के लास्ट इलेक्शन में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, क्योंकि उन्हें पता था बाकी हर पार्टी के पास मुस्लिम कैंडिडेट है, तो वोट्स हमारे यहां पे क्या हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी, एंड फाइनली जो हमारा कैंडिडेट होगा जीतेगा। एंड वही हुआ, वो इवन विदाउट मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी उस इलेक्शन को जीत कर आए और योगी जी वहां पर चीफ मिनिस्टर आए, जो कि नेक्स्ट ईयर अभी इलेक्शन होने जा रहा है। तो दिस इज फर्स्ट पास द पोल, जो ज्यादा जीतेगा, बेशक वो एक वोट से जीते, वो जीता माना जाएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ वोट्स। ठीक है, रेशियो पे नहीं जाएगा, यहां पर जस्ट वोट्स पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड FPTP। ओके, नाउ सेकंड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कि भाई प्रोपोर्शनल मतलब हर, अब वहां पर FPTP था क्या, हर कैंडिडेट को वोट्स मिल रही थी, यहां किसको मिलेगी, पार्टी को मिलेगी। ठीक है, तो नाम के आगे कैंडिडेट का नाम नहीं आएगा, यहां पर नाम आएगा पार्टी का, कि भाई इसको 30% मिल गई, इसको 20 मिल गई, इसको 10 मिल गई, एक्सेट्रा। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास राष्ट्रपति के इलेक्शंस में, राज्यसभा के इलेक्शंस में यूज हुआ कि भाई 50% + 1 जो होगा वो जीता माना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति जी के लिए हमारे पास वोट डली, ठीक है, 4 कैंडिडेट खड़े हुए ABCD। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा मिल गई 35, इनको मिल गई 30, 65 हो गए, 20 85 और 15 100, ये परसेंटेज मिल गई। अब चाहिए कितना, 51 वाला ही जीतेगा। तो अब इसको कैसे करा जाए, तो क्या करा जाएगा, जो लीस्ट नंबर ऑफ वोट थे इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 15 वो थे D वाले, अब इन 15 बंदों में से क्या पता 8 बंदे जो हैं इन्होंने A को फर्स्ट प्रेफरेंस डाली हो कि भाई हम तो A को चाहते हैं राष्ट्रपति बनाना। ठीक है, तो ये 8 इसके पास चली जाएंगी। एंड इसमें से 7 चाहता था B को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, तो ये 7 चली जाएंगी इनके पास। ठीक है, 35 + 8 43, 30 + 7 37 और D तो हट ही गया। अब रह गया दिस, अब लीस्ट नंबर किसकी है, 20 की। अब इन 20 में से मान लो 8 बंदे थे जिन्होंने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, 8, 51 का कोटा पूरा हो गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट्स ट्रांसफर होते रहेंगे अनटिल अनलेस एक कैंडिडेट को हाईएस्ट मेजोरिटी नहीं मिल जाती, तब तक। तो यहां पर विन कौन करेगी, पार्टी करेगी, कैंडिडेट का नाम नहीं आएगा, पार्टी। क्लियर, FPTP में इंडिविजुअल कैंडिडेट का नाम आता है। सो दिस इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, अब आप यहां थे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजाओं वाले, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब वर टू बी नॉमिनेटेड। कुछ इलेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली और कुछ नॉमिनेट हो रहे हैं बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट से प्रीएम्बल में हमने करा था, हु इज द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। याद रखनी बात, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। Thus the constituent assembly were to be partially elected, वो भी कैसे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन, एंड पार्शली नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट होके आ रहे हैं। मोरेवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कैसे होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। पहले हम चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में जाते हैं, फर्दर वो आगे चुनते हैं राष्ट्रपति जी को। ठीक है, so by the members of provisional assemblies who themselves were elected on the limited franchise. Assembly included all the important personalities that time with the exception of Mahatma Gandhi and Jinnah। इस चीज को प्लीज ट्रिपल स्टार्स,
ये पेपर में आपको दिखेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, जिन्ना और गांधी जी के अलावा सब थे उसमें। क्लियर? सो ये आपको पता हो दिस पॉइंट। अभी तक रिवाइज करवाऊं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्शली इलेक्टेड, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्लस कुछ नॉमिनेट होकर आएंगे, तो दोनों तरफ से हो गया, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, प्लस इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं जो इनडायरेक्ट आ रहे हैं, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें जब तक मेजोरिटी कोटा नहीं मिल जाएगा ट्रांसफर ऑफ वोट्स चलती रहेंगी। यहां पर राज्यसभा प्रेसिडेंट के लिए यूज हो रहा है। अभी इंडिया में, कंट्री में वैसे सिस्टम कौन सा यूज होता है, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोल। जो पहले पार कर जाएगा पोल को वो जीत गया, बेशक वो एक वोट से जीते, कैसे भी जीते, विल बी डिक्लेयर्ड विनर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स, रेशियो ऑफ वोट्स। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द असेंबली, कैसे काम स्टार्ट हुआ इसका। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। इस डेट को दिमाग में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए, December 9, 1946। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड, मुस्लिम लीग ने यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं करी। द मीटिंग was thus attended by the only 211 members, only 211 members ने पार्टिसिपेशन यहां पर करी। सो 296 तो टोटल थे, 73 प्रिंसिपल स्टेट्स के थे, तो आप माइनस कर सकते हैं कि उतने मेंबर्स ने यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं करे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, दिस इज द अनदर क्वेश्चन विच कम्स इनटू पेपर। द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट, जिनको बाद में टर्न किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी से, चेंज करा गया था, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। जो फ्रेंच प्रैक्टिस चल रही थी उसके हिसाब से ओल्डेस्ट मेंबर को बना दिया गया। फ्रेंच प्रैक्टिस अगर कहूं तो जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर 30 नहीं था, अब तो बना दिया है, बट क्यों चल रही थी कि फ्रेंच ली कार्बोजियर के लिए, वहां पर फ्रेंच के लिए वो लकी नंबर नहीं था, इसलिए चंडीगढ़ में 13 नंबर नहीं था, जो कि अब ऐड करा गया है नियर द मनीमाजरा। नेक्स्ट, लेटर ऑन December 9, 1946, the Rajendra Prasad became the first president, and H.C. Mukherjee were elected as the president and vice president of the assembly respectfully. So बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को यहां पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। क्लियर? पहले ओल्डेस्ट को बनाया एज पर द फ्रेंच कन्वेंशंस एंड लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है। क्लियर? यहां पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि सेकंड मेंबर का नाम जरूरी नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्रेसिडेंट एक था और वाइस प्रेसिडेंट दो थे। एक नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट दो हैं। नाम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट प्रेसिडेंट एक थे, राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर सर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, जिन्होंने सबसे पहले 1934 में इसकी डिमांड रखी थी, उनको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बना दिया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजाओं वाले, who had stayed away from the constituent assembly gradually joined, बाद में उन सब ने ज्वाइन कर लिया। आपको पता होगा कि लास्ट में 565 प्रिंसली स्टेट में से ऑलमोस्ट सब मान गए थे, बट 3 जो थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों को जब चॉइस दी गई थी कि वेदर टू गो फॉर द इंडिया और द पाकिस्तान, तो इसमें से पाकिस्तान के जब ये डिसीजन दिया गया तो हैदराबाद पहले मना कर रहा था, निजाम, उनके 7th निजाम ने मना करा, बट उसके बाद सरकार को एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को मिलाया गया। नेक्स्ट, जूनागढ़ के लिए हमने बहुत सारी सर्विसेज ही ब्रेक कर दी थी, तो जूनागढ़ को फाइनली मिलिट्री एक्शन से उसको भी जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, उनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ और कहा गया कि एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इस चीज में कम्युनिकेशन, इस चीज में यूनियन गवर्नमेंट आपके पास पार नहीं देगी, हम इसके ऊपर लेजिस्लेट करेंगे। बाकी सब चीजों के लिए आपको हम अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इवन अपना फ्लैग तक चला रहे थे वो। बट नाउ 5 अगस्त 2019, रिमार्केबल डेट, लैंडमार्क डेट, जिस दिन 370 को वहां से टेम्परेरी प्रोविजंस को हटा दिया गया एंड आर्टिकल 35A, जो कि वहां पर एक उनकी स्पेशल पावर दे रहा था रिगार्डिंग सिटीजनशिप, उसको भी वहां से नल एंड वाइड कर दिया गया, एंड नाउ इट कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इन तीनों प्रिंसली स्टेट्स को लास्ट में चेंज कर दिया गया। जूनागढ़ अपने लॉयंस के लिए बहुत फेमस था, आपको पता हो। नेक्स्ट, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस द असेंबली वॉज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी। सोवरेन हमने पहले करा था, फ्री टू मेंटेन इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज अ सोवरेन वन। ना हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ना हम किसी के ऊपर डोमिनियन है।
which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or to alter any law made by the ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके पास पावर दी गई कि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हुए हैं आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं या उसको एब्रोगेट कर सकते हैं। सो फाइनली द असेंबली बिकेम द लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई इसको, एंड दो सेपरेट फंक्शंस दिए गए उसको ऑफ द असेंबली, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, एक तो कि संविधान आपको बनाना है, एंड सेकंड इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है, जो ऑर्डिनरी लॉज है उनके लिए, जिसको फर्स्ट जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसमें हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया राजेंद्र प्रसाद थी। जीवी मावलंकर जो पहले स्पीकर बने, अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फर्स्ट स्पीकर हु प्रिसाइड्स, जीवी मावलंकर, ओके, एंड उससे पहले प्रेसिडेंट बने हमारे पास राजेंद्र प्रसाद जी। So whenever the assembly meet as a constitution body, it was chaired by Rajendra Prasad ji, okay, and it was chaired by G.V. Mavlankar, presided by G.V. Mavlankar was the first speaker of the assembly. So after partition, the strength of the total provinces were reduced to 229. जो पहले 296 थी वो अब 229 हो गई, एंड प्रिंसली स्टेट जो 93 थे वो मिलकर हो गए हमारे पास अब 70। ठीक है, आप देख रहे हो पहले 296 था, हमने किया था 296 में से हमने डिवाइड किया था 292 प्लस 4, 292 11 प्रोविंसेस से आए थे, और 4 हमने किया था ABCD डिस्ट्रिक्ट्स, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स थे, दैट बिकम्स द 70। रिड्यूस हो गई पार्टीशन जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग बना। In addition to the making of the constitution and enactment of the laws, the assembly also performed the following functions. कौन कौन से functions थे assembly के वो भी हम देखते हैं, बट ये याद हो अगर ये फिगर पूछी जा सकती है कि भाई पार्टीशन के बाद कितने हो गए थे 229 और 70। So this was the strength. So अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या फंक्शंस दिए गए थे? टू रेटिफाई द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ 1949, इंडिया यूएनओ का मेंबर भी था सिंस 1945, अक्टूबर 24 डेट याद रखना, 1945 यूएनडी यूनाइटेड नेशंस डे बनता है। अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950, यहां पर हमने क्या करा, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग जो है वो हमने कब किया, सेम डेट 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। ऑल द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्लीज आपको याद हो। इस फ्लैग के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आता है, लेंथ इज टू विड्थ इज 3:2। फ्लैग की जो है ये रेशियो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, 3:2 आपको याद हो। क्लियर, लेंथ की यहां पर मैंने पहले लेंथ लिखा है फिर विड्थ, आपको ज्यादा 2:3 दिखेगा तो आंसर इज 3:2, मैंने ऊपर चेंज कर दिया लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर, ये थे फंक्शंस। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कितना टाइम लगा हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यूएस को 4 महीने से कम लगे थे, बट उसमें उनको आपने देखा होगा आर्टिकल कितने थे टोटल, 7 ही तो आर्टिकल ऐड करने थे, तो 4 महीने लगे। हमारे पास आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 395 आर्टिकल्स थे, प्लस 8 शेड्यूल थे, जो अपेंडिसेस होती हैं 8 शेड्यूल थे, तो इसलिए हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस संविधान को बनाने के लिए, जिसमें अराउंड 64 लाख का तो खर्चा ही आ गया था, एंड अराउंड 60 कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करा गया। उसके बाद जो उनका बेस्ट पार्ट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया गया, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरीके के प्रोविजन है, फ्लेक्सिबल भी हैं और रिजिड भी हैं। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, फ्लेक्सिबल मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्लेक्सिबल सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो जाती हैं। सिंपल मेजोरिटी, नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 100 बंदे हैं 80 वोट कर रहे हैं तो 41। सेकेंड इज द रिजिड वन, कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 368 कि आप संविधान को चेंज कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे, केशव नंदा भारती केस, तो उसके लिए आपको जो मेजोरिटी चाहिए होगी वो चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी, दैट टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब कि 100 है तो 51,
प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये दोनों कंडीशंस जब होंगी तो ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर पाएंगे। इसलिए अगर राज्यसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं है तो आप ये स्टेप तो उठाने की सोच ही नहीं सकते अनटिल अनलेस ऑपोजिशन आपके साथ हो। इसलिए जीएसटी में बहुत सारी लड़ाइयां हुई एंड फाइनली जीएसटी जब ऑपोजिशन मान गया तब जाकर पास हुआ। प्लस इसी में 368 में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो स्टेट को फर्क डाल सकते हैं। अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द स्टेट्स को भी पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी 28 स्टेट्स हैं तो 15 स्टेट्स की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी। उसका बेस्ट एग्जांपल करंट अफेयर से 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको अभी सरकार ने 2012 में लेकर आई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां पर 10 या 10 से ज्यादा बंदे मिलकर अपनी कैपिटल्स को लगाते हैं एंड एक बिजनेस करते हैं। उसका एग्जांपल इंडियन कॉफी हाउस, अमूल, ठीक है, ये सब हैं। तो ये स्टेट के पास भी पावर है बनाने की, सेंटर के पास भी, बट सरकार ने 2012 में पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया। अब यहां पर इसको जस्टिस जोसेफ, यहां पर 3 जजेस का एक बेंच बैठा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने कहा कि यहां पर स्टेट से तो पूछा ही नहीं गया, क्योंकि आर्टिकल 368 में बोला गया है कि अगर वो स्टेट के स्ट्रक्चर को तंग कर रहा है, छेड़ रहा है, तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट से पूछना पड़ेगा। बट 2012 में स्टेट से नहीं पूछा गया, इसलिए अब ये लेटेस्ट हमारे पास अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो शायद नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव अ रिजिड वन आल्सो एज वेल एज द फ्लेक्सिबल वन आल्सो। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन किए, मैंने आपको बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन इतने इनको लगे। ये दिन प्लीज याद कर लेना क्योंकि कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। एंड ऑन 24 जनवरी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। आखिरी सेशन था हमारा 24 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 हमारा एक्शन में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन। It, however, did not end and continued as provision Parliament of India from 26 January 1950 till the formation of new Parliament after election 1951-52, जब पहला इलेक्शन हुआ 52 में। क्लियर? सो ये क्लियर आपको? सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 1947 से 49 जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया था, क्वेश्चन पूछा जाता था कि सरकार किस बेस पे चल रही थी, क्या लीगल फ्रेमवर्क था? आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमने 3/4 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट, फेमस कमेटीज, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जस्ट मैच द फॉलोइंग में। फर्स्ट, मेजर कमेटीज बनी थी, माइनर कमेटीज बनी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी, 3 तरह की कमेटीज बनी थी हमारे पास। यूनियन पावर कमेटी बाय द जवाहरलाल नेहरू इटसेल्फ, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। द साइन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जिनके नाम पर ही आपने देखा गुजरात में हमारे पास एक मोदी जी ने इनकी वहां पर मूर्ति लगवाई है। एंड आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जी थे जिन्होंने पूरे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़कर इकट्ठा करा। एंड इनके नाम पर ही, एज ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी, जहां इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वो बनाई गई थी। क्लियर? नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर एंड इसमें थे हेड थे। अदर मेंबर्स कौन थे? गोपाल स्वामी, अयनगर, अलादि कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव जिन्होंने इनको रिप्लेस किया, टेटी कृष्णाचार्य। इन मेंबर्स के नाम प्लीज आप एक बार रीड पक्का करिएगा। इसको कब करिएगा? एक बार तो अभी पढ़ना है, इसे पेपर से पहले भी पक्का पढ़ना है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आपको ये मेंबर्स पता हो, रट्टाफिकेशन, इस वाले चैप्टर में बिल्कुल रट्टाफिकेशन होगा आपका। नेक्स्ट, एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स इन एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के लिए रेजोल्यूशन कब आया गया वो आपको पता हो, 1931 कराची सेशन। ये पेपर में आ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करके बता रहा हूं कि 1931 में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के लिए रेजोल्यूशन लाया गया, दैट इज द कराची सेशन। ठीक है, साथ साथ प्लीज मेरी क्लास जब भी आप लगाएं माइंड को बिल्कुल खोल के रखना, क्योंकि मैं एक चीज को बहुत 8 या 10 बार रिपीट भी कर दूंगा, बट उसको हर बार करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके ही चलूंगा। जहां हिस्ट्री कनेक्ट हो रही है हिस्ट्री कनेक्ट करेंगे, जहां करंट अफेयर कनेक्ट हो रहा है करंट अफेयर कनेक्ट करेंगे, सो दैट हमारा माइंड बिल्कुल ओपन रहे।
ओपन, स्टैटिक नहीं रखना है फौजीज की तरह, बिल्कुल हमें ओपन रखना है माइंड। ऑब्जर्वेशन, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी में, जस्ट ऑब्जर्वेशन, रेडी। ओके, सो 1931 कराची सेशन, जहां सबसे पहले हमारे पास आया। 1929 सेशन, जहां पर सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, लाहौर का सेशन, जो बाद में 26 जनवरी को पहले इंडिपेंडेंस डे किया गया एंड बाद में लेटर ऑन द रिपब्लिक डे। ठीक है, तो 31 का सेशन किया। 29 प्रियम्बल में हमने 1955 का सेशन किया था, अवधि का सेशन, जहां पर सबसे पहले सोशलिस्ट वर्ड का मेंशन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी से मैं बताता हूं, सुचिता कृपलानी जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, माइनॉरिटी सब कमेटी एचसी मुखर्जी। माइनॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं? सिख्स हो गए, मुस्लिम हो गए, पारसीस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, रिसेंटली जैन्स वर एडेड। उनके लिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। क्लियर? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद द स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। इन कमेटी से प्लस जो ये चीज है मेंबर से, इनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, बिल्कुल डायरेक्ट, शेयरली रेक्टिफिकेशन। तो प्लीज ये याद हो। इसमें से जो चीज थी बताने की, मैंने फंडामेंटल राइट्स बता दी आपको। 1931 कराची सेशन। माइनॉरिटीज हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 29 to 30 हम फंडामेंटल राइट्स में करेंगे। माइनॉरिटीज हमें रिसेंटली एडेड इज द जैन 1। रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो गए, स्टेट्स कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इज द माइनर कमेटीज, कि माइनर कमेटीज कौन कौन सी बनी हैं। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 1946 को। ओके, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। हाउस कमेटी बी पट्टाभाई सीतामैया। एडहॉक कमेटीज जो बनी थी ऑन द नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1940, हमने जो किया अभी जब हमने इसको अडॉप्ट किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस सत्ता मरिया। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन से थे? हमने किए थे ए बी सी डी डिस्ट्रिक्ट। ओके, ए स्टैंड फॉर अजमेर मेरवाड़, बी स्टैंड फॉर ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी स्टैंड फॉर कुर्ग, डी स्टैंड फॉर दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट इज इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब इनेक्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनका दूसरा नाम था मॉडर्न मनु, ये प्लीज याद रखना, मॉडर्न मनु था। एंड बी आर अंबेडकर वर द मोस्ट अनडिस्प्यूटेबल लीडर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। सेकेंड, बी आर अंबेडकर जी ने ही आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, कि आर्टिकल 32 में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं कि आपके फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं, आप डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं, हाई कोर्ट को भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, बट 32 इज अ डायरेक्ट वन। इसलिए आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोलते हैं, जिसमें 5 तरह के रिट्स आती हैं, वो हम फंडामेंटल राइट में करेंगे। Dr. Ambedkar introduced the final draft in the assembly on 4th November 1948। फर्स्ट रीडिंग के लिए, जैसे जब भी बिल लोकसभा में जाता है 3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए उन्होंने नवंबर 4 1948 को भेजा। सेकंड रीडिंग जो क्लॉज बाय क्लॉज गई वो नवंबर 15 1948 में गई। थर्ड एंड एंडेड ऑन दिस वन। दिस डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट 3 इसकी रीडिंग्स गई। द थर्ड रीडिंग, फाइनल रीडिंग थी, वो 14 नवंबर 1949 को गई। एंड ये थर्ड रीडिंग मैं क्यों बता रहा हूं, ऑल द फैक्चुअल है, क्योंकि जब लोकसभा हम करेंगे पार्लियामेंट, तो मैं जब पासेज ऑफ बिल्स करवाऊंगा ऑर्डिनरी बिल, तो आपको देखेंगे कि 3 रीडिंग्स होती हैं, उसके बाद बिल पास होता है। द मोशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। इसीलिए इसको अंबेडकर डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अंबेडकर जी का जन्म कहां पे हुआ था? महू। ये तो आप फौजीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको पता होना चाहिए, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मध्य प्रदेश। महू से, महू का दूसरा नाम है अंबेडकर नगर। अंबेडकर डे 26 नवंबर 1949, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, मध्य प्रदेश। And received the signatures of the members and the president. Out of 299 members of the assembly, only 284 were present on that day and signed the constitution. खाली 299 ने इसके ऊपर साइन करे थे। The constitution was adopted on 26 November 1949, but it came into an action on
जनवरी 26 1950। ये दोनों वर्ड्स याद हो, अडॉप्ट और एक्शन, ठीक है। इट कंटेन द प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये 8 शेड्यूल्स अब 12 हो चुके हैं एंड ये 395 आर्टिकल्स भी बढ़कर अब अराउंड 450 प्लस हो चुके हैं। उस टाइम पे थे हमारे पास 395 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में दिख सकता है आपको कि ओरिजिनली कितने थे एंड बाद में कितने हो गए। अब ये 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, ठीक है। और प्रीएम्बल में हमने किया था कि प्रीएम्बल एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट 1976, 42nd अमेंडमेंट जिसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी अमेंडमेंट्स, क्योंकि सारे के सारे मेजर चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने किए थे। उसको रिस्टोर किसने किया था? हमने किया था 44th अमेंडमेंट 1978। इसलिए 44th अमेंडमेंट को बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था? एक लिमिटेशन सरकार के ऊपर। उसका बेस्ट एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेड में मैंने इसलिए की है क्योंकि पेपर में ये आपको दिखेगा। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, सिटीजनशिप, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये कंटेन किए गए थे आर्टिकल 5, 6, 9। ये आर्टिकल जरूरी नहीं है, जरूरी ये है जो पेपर में आएगा कि जब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो कौन कौन से प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी थे? सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट एंड टेम्परेरी प्रोविजन, ये 4 थे। ये आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब कौन से थे एंड बाद में तो लेटर ऑन तो सारे ऐड होते गए ग्रेजुअली, बट जब स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग में कौन से थे वो क्वेश्चन आएगा। तो दिस विल बी देयर आंसर। सिटीजनशिप के लिए मैंने आपको प्रीएम्बल वाली क्लास में बताया भी था कि 1955 का सेशन, अवधि सेशन, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड सबसे पहले आया गया था, वही ईयर है जब सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था इंडिया में। एंड उसके बाद अब 2019 में बिल आया कैब, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। एंड सिटीजनशिप को कौन रेगुलेट करता है? नोडल एजेंसी होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, एमएचएस से मुझे एक चीज याद आ रही है आपकी, इस बार सेंसस से क्वेश्चन पक्का दिखेगा। तो द वर्ड सेंसस कौन डील करता है? एमएचए। द टर्म कॉल्ड सिटीजनशिप कौन करता है? एमएचए। थर्ड, जो कि बहुत से डिफेंस वाले बच्चों के भी डाउट रहता है कि सर जो 26 जनवरी की परेड होती है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री करती है क्योंकि आपको डिफेंस ही डिफेंस दिखेगी, बट नॉट एट ऑल। जो हमारे पास 26 जनवरी की परेड है कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फोर्थ, इस साल बहुत सारी आपने देखा होगा फ्लड्स आई हैं, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जिसके चेयरमैन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं, बट फॉल्स अंडर एमएचए। ये चारों चीजें पता हूं आपको। सेंसस, क्योंकि सेंसस इस साल आना है तो क्वेश्चन भी दिखेगा। सिटीजनशिप, बहुत से दंगे हुए, क्वेश्चन दिखेगा। परेड, एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, पता हो, एमएचए। नेक्स्ट इज नेशनल डिजास्टर, बहुत से साइक्लोन्स के बाद यहां पर इस बार डिजास्टर टीम्स गई हैं, आंसर विल बी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज द रिमेनिंग प्रोविजन, जो इसके अलावा ऐड करे गए हैं वो बाद में ऐड करे गए, ठीक है। हमें स्टार्टिंग का पता हो, दिस रेफर्स टू द टर्म एट द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब जब ये एक्शन में आ गया, दैट इज द 26 जनवरी 1950। ये टर्म याद हो जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। व्हाई दिस डेट इज सिलेक्टेड 26? बिकॉज हमने किया था 1929 का जो लाहौर का सेशन था, हमने पूर्ण स्वराज उस दिन अटेंड कर रहा था, तो पूर्ण स्वराज के कारण 26 ही डेट काउंट करी जाती है। व्हाई 26 वाज स्पेसिफिकली चूजन? बिकॉज इट वॉज ऑन दिस डे 1930, 29 में सेशन हुआ था। द पूर्ण स्वराज was celebrated following the resolution of Lahore Session 1929 of Indian National Congress. So with the commencement of this constitution, the Indian Independence Act 1947, जिसका दूसरा नाम था Mountbatten Plan, 3rd June, the Government of India Act 1935 with all its enactment, amending or supplementing the later act were repealed. Clear? Next, what are the changes done by the Independence Act 1947? 1947 का जो एक्ट आया था उसने कुछ चेंजेस करे। वो चेंजेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में। 3 चेंजेस किए। पहला चेंज,
कि जो असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको फुल सोवरेन बॉडी बना दिया गया कि भाई आपके पास अब सारी पावर हैं। दैट मीन्स जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, आपके पास पावर है कि टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, आप उसको एब्रोगेट कर दें, आप उसको ऑल्टर कर दें, ये आपके पास पावर अब दे दे रहे हैं हम। ओके, सेकेंड पावर, असेंबली बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट फंक्शंस, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, वो तो बना ही रहे थे फॉर द इंडिया, एंड इनेक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, और कंट्री के लिए ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट कर देना। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा कि भाई अब आप सुप्रीम हो, अब आप सॉवरेन बॉडी हो, अब आपके पास पावर है कि जो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हैं, अब उसको रिपील कर दो, अब उसको ऑल्टर कर दो, आप कुछ मर्जी करो, आप सुप्रीम हो। सेकेंड, यहां पर उनको लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया और कहा अब आपके दो फंक्शंस हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, सेकेंड इनेक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, अब आपके पास पावर दे रहे हैं। थर्ड, सो दीज टू टास्क्स वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सेपरेट डेज, thus the assembly became the first parliament of free India. डोमिनियन लेजिस्लेचर, मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेटस रहा, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया। Whenever the assembly met as the constituent assembly body presided by Rajendra Prasad, and when it met as a body, it was chaired by Mavlankar ji. Mavlankar was the first speaker, G.V. Mavlankar. So this functioned till 26 January 1949 when the task of making the constitution was over. 1949 तक तो ये चला क्योंकि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद इसको हटा दिया गया। द मुस्लिम लीग मेंबर्स जो मैक्सिमम पाकिस्तान से आ रहे थे, दे विड्रॉ, पहले मुस्लिम लीग तो स्टार्टिंग से इसके फेवर में नहीं था, दे विड्रॉ फ्रॉम द असेंबली फॉर इंडिया। Consequently, the total strength down to 299 as against the 389. ये हमने पहले पढ़ लिया है क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ से हट गए थे। Originally fixed 47 under the cabinet mission plan. 389 से यहाँ पर 299 हो गए थे, as we discussed earlier also, because मुस्लिम लीग और कुछ princely states के लोगों ने इसको accept नहीं करा था। The strength of the Indian provinces formally was reduced from 296 to 229. 296 से 229 हो गए थे, ठीक है। एंड जो ये हमने किया था, ये कितने हो गए थे? 70, ठीक है। ये फिगर हमने अभी पहले भी डिस्कस करी। तो ये 3 चेंजेस करे गए फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब क्रिटिसिज्म, अब इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है, ठीक है। ऑल्दो ये आपके उसके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए, सो दैट आपको एक प्रीएम्बल के साथ ये टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोड़कर क्लियर हो जाए कि क्या क्या प्रोविजन थे जो असेंबली फेवर में नहीं थी, या कौन कौन से प्रोविजन जो असेंबली के ठीक नहीं थे। फर्स्ट सवाल उठाया गया कि भाई इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कि भाई जो आपने असेंबली बनाई है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। He argued that it was not a representative body as its members were not directly elected, क्योंकि यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल से ऊपर जो वोटिंग देंगे। यहां पर हमने क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होंगे, मेंबर्स कुछ इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आएंगे और कुछ नॉमिनेटेड आएंगे। सो ये कहा गया कि इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सेकेंड, इट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी। The critics maintained that the assembly was not sovereign body as it was created by the British government. ये कहा गया कि भाई आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो जो प्रपोजल दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आप उसके बेस पर लेकर आए हो। तो यहां पर ये सवाल उठा कि भाई ये आप सोवरेन थोड़ा ना हो। सोवरेन का मतलब क्या था? हमने पढ़ा था प्रीएम्बल में, दैट मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स को बनाने के लिए, करने के लिए आपके पास पावर है। यू कैन रेगुलेट योर इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज द सोवरेन वन। थर्ड, कहा कि भाई टाइम कंज्यूमिंग है, आपने टाइम बहुत लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। याद रहना चाहिए आपको ये 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्लियर? ये डेट याद रखनी है। नेक्स्ट इज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। ये तो एज यूजुअल उस टाइम होना ही था, मुस्लिम लीग वैसे भी फेवर में नहीं थी। उसने कहा कि भाई तो सारा का सारा डोमिनेट ही कांग्रेस कर रहा है। Lawyer politicians domination, it is also maintained by the critics that the assembly was dominated by the lawyers. भाई इस पूरी की पूरी असेंबली में वो कहते हैं कि भाई आपने या तो लॉयर्स रखे हैं या पॉलिटिशियंस को रखा है, ठीक है। Thus this is the main reason for bulkiness and the compilation language of the complete this. कहा कि भाई इसी कारण तो इस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको इतनी बल्कि सी, क्योंकि मैंने आपको बताया वी हैव अ लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए तो कहता है यहाँ पर पॉलिटिशियन और लॉयर्स का डोमिनेशन है।
अगर आप ये नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में आ सकता था। तो ये अलग क्रिटिक्स थे। एक क्रिटिक्स था कांग्रेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो ऑल्दो आपको जो ये क्रिटिक्स हैं ये पॉइंट पेपर में काम नहीं आने वाले, बिकॉज ये मेंस में यूपीएससी में काम आते हैं। सीडीएस में जो हमें पेपर के लिए चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो हम उससे पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी लास्ट में वुमेन वाला इशू आना है, ठीक है। डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, ये तो उस टाइम पे होना ही था, क्योंकि वो तो क्रिप्स मिशन से ही लग गए थे कि भाई हमें अलग से स्टेट बनाओ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। भाई ये तो आपने हिंदू की बॉडी बना दी है, इसमें मुस्लिम तो रखे ही नहीं आपने, इसमें अपने प्रिंसली स्टेट्स को तो बहुत कम ही पार्टिसिपेशन करवाया है, ऑल्दो वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ठीक है, तो दिस वाज द क्रिटिक्स वन। नाउ ये है इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। क्रिटिक्स से पहले वाला पार्ट भी हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। क्रिटिक्स वाला खाली मैंने इसलिए करवाया सो डेट आपको एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आए। ये क्वेश्चन शेयरली फॉर द सीडीएस वन। फर्स्ट, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला कि सिंबल क्या करा गया, एलिफेंट। अब एलिफेंट से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। एलिफेंट कॉरिडोर्स न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि एलिफेंट्स की डेथ हुई है बहुत जगह पे, तो प्लीज एलिफेंट से रिलेटेड कुछ भी करंट अफेयर में न्यूज़पेपर में आता है, कैच इट, नोट डाउन। सेकेंड, बी.एन. राव, जिन्होंने 1934 में सबसे पहले डिमांड रखी गई थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, was appointed as a constitutional advisor to the Constitution Assembly। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। सेकेंड पॉइंट, एच.वी.आर. अय्यनगर was the secretary to the Constituent Assembly, ठीक है। अय्यनगर को यहां पर क्या बनाया जाता है, सेक्रेटरी बना दिया जाता है। एस.एन. मुखर्जी was the chief draftsman of the Constitution। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, एस.एन. मुखर्जी। चारों के चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं डायरेक्टली फॉर द हमारा सीडीएस के पेपर के लिए। ये क्वेश्चन तो आपको केबीसी में भी आया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण, याद रखना है बस आपको, प्रेम बिहारी was the calligrapher of the Indian Constitution। ये थे जिन्होंने कैलीग्राफ किया था। The origin constitution was handwritten by him in a flowing italic style। प्लीज ये नाम मैं बार बार कह रहा हूं, इस नाम को रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा, प्रेम बिहारी, ठीक है, याद रखना है आपको, पीबीएन। तो ये थे असली कैलीग्राफर। नेक्स्ट, तो ओरिजिनल वर्जन जो था कॉन्स्टिट्यूशन का was beautified and decorated by शांति निकेतन, फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस। केबीसी अभी भी उठा के देख लेना आप, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा, बी.आर. सिन्हा और नंदलाल बोस, ये आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। नंदलाल बोस, सुभाष चंद्र बोस, नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा, ये इन्होंने क्या किया था, ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट किया, ब्यूटिफाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट इज बी.आर. सिन्हा इल्यूमिनेटेड, ब्यूटिफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रिएम्बल कैलीग्राफिक बाय प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी ने हमने पढ़ा कैलीग्राफर थे, जो प्रिएम्बल था उसको भी इल्यूमिनेट किसने किया, बी.आर. सिन्हा। वहां पे नंदलाल बोस नहीं है, बी.आर. सिन्हा। लास्ट, द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन, जो हिंदी वर्जन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी यहां पर किसने किया, कृष्ण वैद्य ने, एंड डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। तो डेकोरेटेड वर्ड जब भी आएगा नंदलाल बोस और पी.आर. सिन्हा का नाम याद रहेगा। कैलीग्राफर जो थे प्रेम नारायण थे। यहां पे जो हिंदी वर्जन में कॉन्स्टिट्यूशन था उसका किसने किया, कृष्ण वैद्य। कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन को किया यहां पर, और नॉर्मल जो था वो हमारे पास कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्लस डेकोरेटेड का पार्ट, डेकोरेशन वाला और ब्यूटिफाइड का पार्ट किसने किया, नंदलाल बोस एंड दूसरा नाम हमारे पास बी.आर. सिन्हा। तो ये 9-8 के 8 जो फैक्ट हैं, प्लीज इसको अच्छे तरीके से रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा। एलिफेंट सिंबल था, बी.एन. रॉय एडवाइजर थे, जिन्होंने सबसे पहले 1934 में डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसको 1940 अगस्त ऑफर में मान लिया गया था, ठीक है। ये मैंने खुद रिसेंटली इसमें ऐड करवाया स्पेशली बिकॉज अभी तक तो ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट था, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जब हम चैप्टर कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज पता हो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, कोई भी चीज रह नहीं जानी चाहिए। आप ये ना कहें कि सुमित सर ने इसमें ये करवाया ही नहीं, ठीक है। ये वुमेन के नाम है, ये रट्टाफिकेशन नहीं होंगे अभी तो, चलो नहीं होगा, बट इसको आपको पेपर से 2 दिन पहले लगातार पढ़ना है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये आता है,
एजाज रसूल द ओनली वुमेन मेंबर, मुस्लिम वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर, टोटल 15 थी। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से आया था, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट द वुमेन मेंबर। तो पहले तो ये पता हो कि वुमेन मेंबर थी, क्योंकि ये किसी बुक में मेंशन ही नहीं किया गया, एंड टोटल 15 थी। ठीक है, फर्स्ट इज अमनु स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जो फार्मिंग के लिए हमारे पास कमीशन बना है, स्वामीनाथन कमीशन। नेक्स्ट इज दक्षयानी वेल्योधन, बेगन एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंस जिवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मताली चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमार अमृत कौर। राजकुमार अमृत कौर वो हैं द फाउंडर ऑफ एम्स, एम्स के फाउंडर। अभी टोटल नंबर ऑफ एम्स हैं 22। लेटेस्ट एम्स जो खुला था वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में खुला था इन द हरियाणा पार्ट। ठीक है, रेणुका रॉय, डी नायडू, सुचिता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। मेट्रो में 7 नंबर गेट, अब जब जाओगे दिल्ली में कभी भी जाओ मेट्रो स्टेशन में, सीपी पे 7 नंबर गेट सुचिता कृपलानी जी के नाम पर है। नेक्स्ट इज विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू जी की डॉटर, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर जो सिस्टर सबसे पहले यूएन में रिप्रेजेंट किया, विजय लक्ष्मी पंडित। लास्ट इज एनी मैस्करीन। तो ये 15 वुमेन थी हमारे पास। इसमें से ये बेगम एजाज रसूल, बिल्कुल आपको याद हो, द ओनली मुस्लिम वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इन 15 के लिस्ट अभी जस्ट नाम पढ़ लो इनको पेपर से 2 दिन पहले। एक तो ये 15 की 15 प्लस ये सारे फैक्ट्स जो हैं, एलिफेंट, ये सारे ये आपको रिवाइज करने हैं। ऑल दो मैं आपको साथ साथ हर उस क्लास में, आपने देखा होगा हमने लास्ट टाइम जो प्रियम्बल किया था उसकी आधी रिवीजन मैंने दोबारा से यहाँ पे करवा दी है। तो वो 4 साथ बस कनेक्ट करके चलना है और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड as far as the making of the constitution is concerned. So before concluding, 1934 BN रॉय सबसे पहले डिमांड रखी, 1940 अगस्त ऑफर उसको एक्सेप्ट किया गया। कैबिनेट मिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी स्टार्ट हुई। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, पीसीए स्टेडियम हमें याद रखना है, क्रिकेट का पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स एंड द अलेक्जेंडर। ठीक है, सबसे पहले 389 मेंबर्स थे हमने करा, उसमें से 296 जो थे हमारे वो कहाँ से आ रहे थे, प्रोविंसेस से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आ रहे थे। उसमें से 292 थे, 296 में से 292 तो 11 प्रोविंस से आ रहे थे, 4 हमारे चीफ कमिश्नरेट सिस्टम से आ रहे थे। 4 कमिश्नरेट सिस्टम कौन थे ABCD। ठीक है, ABCD। अब ABCD का हमने एक तो कोड मैंने आपको बता दिया कि भाई A स्टैंड फॉर अजमेर, बी स्टैंड फॉर बलूचिस्तान, सी स्टैंड फॉर कुर्ग, डी स्टैंड फॉर दिल्ली। एक कोड वर्ड और है एबीसीडी का, एबीसीडी इज द भोजपुरी बेल्ट ऑफ इंडिया। अरा, बलिया, छपरा, देवरिया। ए और सी जो हैं, अरा और छपरा बिहार में आती हैं, बलिया और देवरिया उत्तर प्रदेश में आती हैं। चंद्रशेखर आजाद हमारे एक प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं भोजपुरी बेल्ट से। सो यू शुड नो ABCD। ABCD एक तो 4 चीफ कमिश्नरेट हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और दूसरा याद रखना ABCD डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कौन से हो गए, भोजपुरी बेल्ट, अरा, बलिया, छपरा, देवरिया। दीज आर द ABCD डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले जो चेयरमैन थे हमने करा, राजेंद्र प्रसाद जी थे। सिन्हा जी को लगाया गया था ओल्डेस्ट मेंबर फॉलोइंग द फ्रेंच प्रोटोकॉल्स, ठीक है, रिचुअल्स। उसके बाद हमने पढ़ा राजेंद्र प्रसाद जी आए, पहले स्पीकर हमारे पास जीवी मावलंकर जी आए, एंड यहां पर 10 पार्टीज ने पार्टिसिपेशन किया जब फर्स्ट इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसमें से 208 सीट्स को लेकर विन करा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 8 कम्युनिटीज थी जिसने पार्टिसिपेट किया, हमने पढ़ा, मुस्लिम थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियन थे, ट्राइब्स थे, क्रिश्चियन थे, पारसीज थे, शेड्यूल कास्ट थे, ये सब उसमें पार्टिसिपेशन करके गए। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भी नंदलाल बोस, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे डेकोरेशन पे थे, BC सिन्हा इन्होंने डेकोरेशन करी है मैक्सिमम, एंड प्रेम बिहारी नारायण रैजादा जिन्होंने कैलीग्राफी करी थी, प्लस कृष्ण वैद्य जिन्होंने सबसे पहले हिंदी वर्जन तथा कॉन्स्टिट्यूशन का उसको लेके आए थे। क्लियर। इसके साथ एक अमेंडमेंट और है 58th अमेंडमेंट, वो मैं लास्ट में करवाना चाहता था इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में, जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी वर्जन भी आएगा। हिंदी वर्जन प्रेसिडेंट के पास पार है।
58th अमेंडमेंट, जिससे आर्टिकल ऐड हुआ था 394A, हिंदी वर्जन जो आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, 58th अमेंडमेंट। क्लियर? सो दिस इज फ्रॉम माई साइड एज फार एज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। जय हिंद।